बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैंने वेरी गुड मॉर्निंग एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। नए इस्लामी साल के आगाज़ के मौके पर हमारी दुआ है कि अल्लाह आपके लिए साल बहुत रहमतों और बरकतों भरा रखे। और जिस तरह हमने अमूमी तौर पर जो साल है ईस्वी साल के शुरू पे हम आपको विश करते हैं, इसी तरह नए इस्लामी साल पे भी विश करते हैं कि जो भी आपके प्लान्स हैं वो बर आएँ। अगर आप इस्लामी साल के मुताबिक अपना स्केड्यूल डिज़ाइन करते हैं, वैसे यूजुअली तो हम ईस्वी साल के मुताबिक चल रहे होते हैं। दूसरी जानिब जनाब मुहर्रमुल हराम का भी आगाज़ है। ये हमारे नए इस्लामी साल का पहला महीना है 1445 हिजरी और इसका आगाज़ हो चुका है। आज यकुम मुहर्रमुल हराम है। मुसलमान इस्लाम के लिए नए इस्लामी साल का आगाज़ इंतहाई अजीम कुर्बानियों का पैगंबर है। हमारे लिए न सिर्फ इसके अंदर बहुत हद तक सबक मौजूद है बल्कि बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं ज़िंदगी की कि कैसे आपने हक़ का साथ देना है, बातिल के सामने नहीं अपने आप को सरेंडर करना। इस नए साल का आगाज़ तो अरब व अजब में जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हों उन्हें हकीकी मानों में हिजरी साल नौ के आगाज़ पर यकीनी तौर पर खुशी तो महसूस होती है, चूँकि तारीख़ इस्लाम का तमाम तर सरमाया इन्हीं कमरी महीनों और हिजरी तारीख से वाबस्ता है। लेकिन दूसरी जानिब इस्लामी एतबार से जो मुहर्रमुल हराम है वो इंतहाई अहम महीना है। इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के 12 महीनों में मुख्तलिफ़ दिनों और रातों की ख़ास फजीलत और अहमियत बयान की है और ख़ास बरक़ात व खुसूसियात भी बयान फरमाई हैं। सबसे अहम अरमिला आज खलीफा दौम मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत आज यकुम रमज़ान को मनाया जाता है। आज सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि दूसरे खलीफा भी हैं, मौजूदा सऊदी अरब के मकाम जो मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा है यहाँ पर वो पैदा हुए। आपका नाम उमर बिन ख़त्ताब, लक़ब फ़ारूक और कुनियत अबू हफ्सा थी। पैगम्बर इस्लाम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नबूवत के ऐलान के छठे साल हज़रत उमर ने 35 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया, जिसके बाद आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे और तमाम अवामिल में हिस्सा लिया। बिल्कुल, आज उनका यौम शहादत भी है। इस हवाले से हमने ज़रूरी समझा कि हम आगाज़ में इस हवाले से बात भी करें। मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी हमारी इस शो में ऑन एंड ऑफ बात होती रहेगी। जनाब आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी पोलिटिकल हैपनिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन पे हम रोज़ाना की बुनियाद पे बात करते हैं, लेकिन आज हम साइफ़र के हवाले से बात करेंगे और आज़म खान साहब का जो मुबैना एतराफ़ी बयान है उसको लेके क्या सियासी हलचल मची है, आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। जी, इलेक्शन से पहले जी मुल्की सियासत फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। चेयरमैन PTI की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। 3 अहम और बड़े केसेस साबिक वज़ीर आज़म के लिए खतरे का बाइस बने हुए हैं। इनमें तोशाखाना के हवाले से बात की जाए, अलकादिर ट्रस्ट केस की बात की जाए और अब अमरीकी साइफर ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की परेशानियां मजीद बढ़ा दी हैं। 2 दिन पहले लाहौर का हाईकोर्ट की जानिब से जी साइफर तहकीकात से मुतल्लिक ऑर्डर ख़त्म किया गया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ की जो सबसे अहम पेशरफ्त है वो साबिक वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उनका एक मुबैना बयान रिकॉर्ड हुआ जिसमें उन्होंने होशरुबा किस्म के और तहलका खेज किस्म के इंकशाफात किए, जिसमें मुल्की सियासत में कहें कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है तो गलत नहीं होगा। पिछले कई दिनों से जी साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान लापता थे और उनके हवाले से कुछ इतलात भी आ रही थी। गुज़िश्ता रोज़ जी सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और बयान में उन्होंने अमरीकी साजिश के बयानिए को ड्रामा करार दे दिया। माय गुडनेस, आई थिंक दिस कैन बी अ लास्ट डे इन द कॉफन अगर इस किस्म की सूरत हाल सामने आ रही है। साइफर को आज़म खान साहब ने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, इमरान खान के सबसे करीब थे उनके सियासत के बतौर प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त की अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने साइफर उनसे लिया था जिसे बाद में उन्होंने गुम होने का कह दिया और वापस नहीं किया। आज़म खान के बयान से पहले साइफर से मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 3 से 4 मुबैना ऑडियोज़ भी उनके सामने आ चुकी हैं और इसी तरह का एक एतराफ़ी बयान मुशर्रफ दौर में भी सन 2000 में सामने आया था। जो वज़ीर ख़जाना इसाक डार हैं उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल केस में शरीफ ख़ानदान के खिलाफ दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने 45 सफ़ात पर मुश्तमिल एतराफ़ी बयान दिया, जिसमें उन्होंने शरीफ ख़ानदान के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका एतराफ़ किया था, मगर बाद इसाक डार ने कहा था कि यह बयान उनसे ज़बरदस्ती लिया गया था। इसके बाद अदालत ने इस बयान को गैर ज़रूरी करार देते हुए हुदैबिया केस ख़त्म कर दिया। ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है। आज़म खान के बाद हुकूमत की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर इस वक्त ताबड़तोड़ लफ्जी हमले जारी हैं। यह दावा किया जा रहा है कि आज़म खान का बयान उस ऑडियो की तस्दीक है। इसे साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ फर्द जुर्म और चार्जशीट करार दिया जा रहा है और उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी इसके बाद मुतालबा किया जा रहा है। बिल्कुल, PTI ने भी इस पर रद्दअमल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि
अगवा तशद्दुद और दबाव में लिए गए बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 2 वज़राए आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलासों में सिविल और अस्करी क़यादत साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में शरीर मुदाखलत करार दे चुकी है। अमरीका को इस्लामाबाद और वाशिंगटन में निमाश भी किया जा चुका है और उधर अदालत की जानिब से जो स्टे ऑर्डर है उसको ख़त्म करने के बाद FIA ने साइफर की तहकीकात दोबारा शुरू कर दी हैं और चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को दिन 12 बजे FIA हेडक्वार्टर्स तलब कर लिया गया और हुकूमत ने FIA को साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने की हिदायत कर दी है। इसी तमाम सूरत हाल पर तजिया लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और मुल्क की खारजा पॉलिसी और अंदरूनी मामलात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। सो डॉक्टर जमील साहब से हम बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं। जमील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। कैसे आप? सुबह बखैर। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया हमें। ये बताइए कि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है हम जिस पे बात कर रहे हैं, ये आज़म खान का बयान जो मजमूई तौर पे सियासत है तहरीक इंसाफ की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, उसके लिए कितना डैमेजिंग आप देखते हैं? नहीं, डैमेजिंग तो खैर चलें, उसके 2 रुख होते हैं। एक तो यह है कि वो जो डाई हार्ट वर्कर सपोर्टर हैं या एक कल्ट की शक्ल अख्तियार करके किसी की सियासी पार्टी में जो उनकी वो फॉलोअर्स हैं उन पे तो कोई असर नहीं पड़ता है, और तो आप जो जिस तरह कहते जाएं लॉजिक वहाँ काम नहीं करती है। लेकिन जो बाकी अक्ल शऊर और दानिश रखने वाले सपोर्टर और वो हैं, उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये क्या माजरा था, और ख़ास तौर पर वो फिर सियाको सबाक के साथ उसको फिर कोरिलेट करते हैं। अगर ट्रंप को क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में हैंडलिंग और घर ले जाने पर उसको चार्जशीट किया जा सकता है, उसके खिलाफ इंक्वायरी की जा सकती है, या दुनिया की किसी भी कंट्री में भी, क्योंकि हर मुल्क में अपने मुल्क की सीक्रेसी को की हिफाजत करना एक तो हर शहरी पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग उन मामलात से रोजाना की बुनियाद पर डील करते हैं उन पर फाइल, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या दफ्तर का एक चपरासी हो, वो सारों पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू होता है। अच्छा, तो लिहाजा इस मामले में भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 वो हर शख्स पर लागू होता है, खास तौर पर वो लोग जो ऐसे ओहदे पर। तो डॉक्टर साहब, एक बड़ा आम नुक्ता इस पे हमें वाजे कीजिए कि इसको प्रूव कैसे किया जाएगा। जिस तरह अब ये ही वॉज द क्लोजेस्ट कॉन्टैक्ट टू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड चेयरमैन PTI, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी से नजदीक प्राइम मिनिस्टर के और कोई नहीं होता है। तो ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ, तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब क्या ये इनके बयान के बाद स्टैब्लिश हो रहा है कि अब ये प्रूवन है कि इसके हवाले से प्रोसीडिंग फर्दर हो सकती हैं, या आपको लगता है कि नहीं अभी फर्दर कुछ और स्टेटमेंट्स या कुछ और ऐसे हकाइक चाहिए? आप डिप्लोमेटिकली सिफारती नुक्ता निगाह से हमें ज़रा बताइए कि क्या हकाइक है जो मजीद सामने आएंगे तो ये स्टैब्लिश हो पाएगा। मैं बयान कर दूं इसकी सेंसिटिविटी, और जाहिर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो कस्टोडियन है ऐसे किसी डॉक्यूमेंट का भी स्टेट के बिहाफ पर, यानी मुमलिकत पाकिस्तान के बिहाफ पर वो कस्टोडियन है। वो प्राइम मिनिस्टर का मुलाजिम नहीं होता है, वो मुमलिकत पाकिस्तान का मुलाजिम होता है, और प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए अपने तजर्बे और अपने जो उसकी लेंथ ऑफ सर्विस है उसके मुताबिक उसको असिस्ट करता है। तो एक बात तो ये है कि वो कस्टोडियन उसका जैसे बाकी तमाम चीज़ों कस्टोडियन होता है, और उसके ये जिम्मेदारी है कि अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई शख्स भी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में या उसकी जेरे निगरानी कोई शख्स भी अगर किसी कानून की खिलाफवर्जी करता है तो उसका फर्ज बन जाता है कि वो उस पे एक्शन इनिशिएट करे। अब इस मामले में प्राइम मिनिस्टर, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर के साथ वो काम कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर चाहता तो वो एक दिन में उसको फारिग करके भेज सकते थे, सब यही हो सकता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो लेकिन अगर वो जब दे दिया गया डॉक्यूमेंट जो कि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और प्राइम मिनिस्टर ने उसको रख लिया और अपने जेब में रख लिया या अपने दराज में रख लिया, और उसने दोबारा तकाजा किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, आजम खान ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा पूछा होगा अपने अंदाज में, जैसा कि वो फरमा रहे हैं अपने 164 के बयान में, एतराफी बयान में। तो वो जब ऐसा हुआ तो इतनी तजर्बा वसी रखने के बाद उनको इस बात का इदराक यकीनन होगा, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो शायद हम बच निकल पड़े, डाल देंगे किसी और पर। तो उन्होंने चाहिए था फर्ज कि उसको इन राइटिंग मूव करते, और जो उसकी इनिशिएटर था, इनिशिएटर सफीर था वाशिंगटन से हमारा, और जो उसका
रिसीवर था इसका, वो फॉरेन मिनिस्ट्री थी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स था। इन को खत लिखता सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को कि आप ये जो डॉक्यूमेंट भेजा, जिसकी के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में अकाउंटिंग का तरीका है, पेज नंबर किस तरह बनेगा, उस पेज नंबरिंग के बाद उसको लिफाफे में किस तरह बंद किया जाएगा, उसको सील किस तरह किया जाएगा, उसकी फाइल किस तरह रखी जाएगी, किस तरह आगे बढ़ाई जाएगी, किस तरह दी जाएगी, मुताल्लिका लोगों को दिखाई जाएगी, ये सारे तरीके उसमें दिए हुए हैं। और उसी के मुताबिक अगर खत लिख किया जाता कि ये सिलसिला है, नहीं मिल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा गुम गया है, तो राइटिंग इन राइटिंग ये लानी चाहिए थी, नहीं लाए, इन राइटिंग इसका मतलब कि कुछ हाँ ठीक है। अच्छा सर, ये भी दूसरी जानिब पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि आज़म खान साहब के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और जो कौमी सलामती का इजलास भी हुआ था, 2 इजलास हुए थे जिसमें साइफर को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के हवाले से करार दिया गया था और इस पर अमेरिका को डिमांड भी हवाले से किया गया था। सो हाउ डू यू सी कि वाकई तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है कि आज़म खान साहब का जो बयान है, इतराफ़ी बयान है, ये इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, खैर 164 को अगर कोई शख्स भी पढ़े तो उसको पता है कि ये सबसे अहम शिक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पाकिस्तान का। उसके तहत एतराफ़ी बयान पर लोग फांसी पर चढ़ जाते हैं, तो ये तो उसका वो बयान इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे मौक़ों पर ऐसा हुआ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसकी बड़ी अहमियत है। ये और बात है कि जब बाला कोर्ट में जाता है, जिस तरह के इसका जिक्र हुआ अभी पहले हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उसको दूसरे से आपको समाग देखते हैं। और आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे और मुहर्रिकात आ जाते हैं जुडिशरी में, तो जिसकी वजह से जहां तक कानून का ताल्लुक है वो इस मामले में बड़े वाज़ेह है कि अगर कोई शख्स अपना एतराफ़ी बयान दे दे तो उसके बाद उससे रिट्रैक्ट नहीं कर सकता। और वो जब एतराफ़ी बयान देता है तो एक क्वेश्चनर दिया जाता है उसको मैजिस्ट्रेट की तरफ से। उस क्वेश्चनर में तकरीबन 20-25 सवाल होती हैं कि मैं अपनी मर्जी, अपनी मंशा, कोई दबाव नहीं, कोई और सिलसिला नहीं, मैं इस बयान को दे रहा हूँ और ये बयान, तो सारी चीजें उसमें की जाती है। इससे ज्यादा अहम आपके नाजरीन के लिए है कि ये साइफर की अकाउंटिंग किस तरह होती है और साइफर को हमने डिमार्श किया, उसकी क्या है। मेरा सवाल ही, अगर एक सवाल डॉक्टर साहब आप ले लें और साथ ही ये नुक्ता भी ऐड कर लीजिएगा। सवाल मेरा इसमें यही था, आप उसी जानिब जा रहे हैं कि एक तो फिर जब डिमार्श दिया गया तो इसका मतलब है ये तो एस्टैब्लिश हो गया ना कि साइफर वाज देयर, उसके बाद ही डिमार्श इशू किया गया। और अब क्या जो एफआईए के सामने पेश होना है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, तो क्या एफआईए ने ये एस्टैब्लिश करना है कि साइफर एक हकीकत थी या नहीं, या उसका मिसयूज एक हकीकत है या नहीं? अब बेसिकली जो इदारा है वो क्या प्रूव करेगा या करना चाहिए उसको? पहले तो हमें ये समझना जरूरी है, क्योंकि अभी इस वक्त तफ्तीश की आप बात करें, मैं डिमार्श की थोड़ी सी कर रहा हूँ, ये थोड़ा मुश्किल मामला है, इसको फिर समझना जरूरी है हमारे नाज़रीन के लिए। डिमार्श देखें उसको किन अल्फाज में दिया गया वो दिखा जाता है। सिर्फ ये क्योंकि उस प्राइम मिनिस्टर, वक्त के प्राइम मिनिस्टर का प्रेशर भी था मेरे तजिए के मुताबिक, उस पर डिमार्श देना इसलिए बन गया। अगर आप इसको मिलाकर पढ़ें, इस डिमार्श को अगर आप देखें और तजिया करें, तो 38वीं जो मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि इसमें कोई किसी किस्म की कंस्पिरेसी नहीं है। एक बात तो वो खत्म हो गई। अब रहा सवाल कि एक एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के डोनाल्ड लू ने एक तस्करा किया, सफीर के सामने किया। हम तकरीबन बहुत हर हफ्ते को इस किस्म के लिखते थे, इसका मतलब हर हफ्ते हम एक स्कैंडल खड़ा करके बैठ जाते अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त का मेरे इसको कम्युनिकेशन को, यानी मेरे साइफर को अगर लीक कर देता तो ये तो हर हफ्ते महीने में एक आध ऐसा सफीर लिखता ही लिखता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। तो अब आ जाते हैं आपकी तफ्तीश एफआईए का तरीका कार ये है कि पहले वो कंप्लेंट वेरिफिकेशन लेवल पे होता है, फिर वो इंक्वायरी लेवल पे, फिर इन्वेस्टिगेशन लेवल पर। तो मेरे इस वक्त जो जिस तरह मैंने अभी देखा है वो ये है कि ये वेरिफिकेशन लेवल पे, अगर ये वेरीफाई जाहिर है सारी चीजें सामने हैं, कोर्ट की भी, एतराफी बयान भी, बाकी चीजें, उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फिर ये फैसला हुकूमत करेगी कि ये केस रजिस्टर होना चाहिए या नहीं। ये है उसका तरीका कार। और उसको चाहे तो वो तफ्तीशी इदारा एफआईयू को दे दे या कोई और तफ्तीशी राइट डॉक्टर साहब, बड़ा आपने अच्छे से हमें बयान किया। व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द फॉर्मर चेयरमैन पीटीआई, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? Oh my gosh, anyone who is involved in the Official Secret Act and Section 5 is very clear. If you disseminate any information, unauthorized information, then you have to face the consequences, and those consequences they could be very, very serious to the extent of the death penalty. So that is the last limit given in Official Secret Act. What could be the consequences? In this case, I don't know. It's basically the court which would decide
by corroborating so many things. Right, Dr. And one more thing, इसमें इस किस्म के केसेस के अंदर आई डोंट बिलीव कि ये बड़े यूजुअल केसेस होते हैं, अनयूजुअल होते हैं और कभी कम सामने आते हैं। इन केसेस के अंदर टाइम फ्रेम कितना होता है टू प्रोसीड और सारी इसको सॉल्व करने का? टाइम फ्रेम किसी केस में भी हुकूमत की प्रोसिक्यूशन पे बनता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे बनता है कि वो कितनी तेजी से वो एविडेंस इकट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर चार्जशीट पेश कर देती हैं कोर्ट में। तो ये हफ्ते 10 दिन में भी हो सकता है और ये अगर हुकूमत जिसको लटकाना चाहे तो सालों साल नहीं होता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ हर चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, ऐसी चीज़ को ही सीम्स क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये भी हो जाएगा, ये भी ठीक है। हमने देखा उन्होंने एक जज को धमकी दे दी थी जलसे के अंदर, जो कि कभी तारीख में नहीं हुआ, फिर कल उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। लेकिन लेट्स सी कि अगर आप इस केस को देखते हैं तो आपको लगता है कि उनको परेशान होना चाहिए? इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, सीरियस मसला। यकीनन सख्त परेशान होना चाहिए, सिर्फ परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केसेस जब वंस लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स देन पॉलिटिक्स गेट्स असाइड, इट्स द लॉ व्हिच टेक्स नो व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस, उसके उसी बात है, फिर उसके बाद जाहिर है सीरियस मामला बन जाता है। सीरियस मामला बन जाता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। एम्बेसडर साइफर के हवाले से जो मुश्किलात हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, उसकी मैं बात कर रहे थे कि कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। डिपेंड्स के किस तरह से इस पर इन्वेस्टिगेशन होती है या वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरफ जाता है। सो ये तो जी हमने आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट बता दी। अब थोड़ी हम वेदर की बात कर ले। आज भी एक्सपेक्टेड है सवाद, मर्दान, बालाकोट, सवाबी, डेरा गाजी खान में भी मूसलाधार बारिश हुई जिससे सब कुछ डुबो दिया और महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई भी। हमारे साथ इस वक्त इसी हवाले से बात करने के लिए मेहर साहिबजाद खान मौजूद हैं, जो कि महकमा मौसमियात से डीजी हैं। ऑफिशियली हम जरा उनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं। मेहर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल खैर है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए, जो हम खबरें दे रहे हैं इसमें अब आज किस हद तक इम्कानात मौजूद हैं और क्या इंटेंसिटी बारिश की मेरे साहब ज्यादा होगी आज या कल से कम होगी? जरा अपडेट कीजिए। इंटेंसिटी असल में हमारे जो है जनूबी हिस्से हैं, जैसे सिंध है या इन इलाकों में ज्यादा है। क्वेटा और उसके आसपास कल अच्छी खासी बारिश स्टार्ट की हुई है, जिससे वहाँ पे नदी नालों में भी थोड़ा बहुत पानी होगा। लेकिन ये स्पेल जो है अभी 22 तारीख तक है, यानी परसों तक आप कह सकते हैं कि ये है। ओके। और इसमें जो है आप कह सकते हैं कि जी शिद्दत जो है आइंदा आने वाले जो हैं कल या परसों वो हमारे जो है ना इलाके के इन इलाकों में ज्यादा है। अच्छा। बारिश हुई थी, इस्लामाबाद में काफी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई थी और उसमें जो है वो बाज़ जगहों पे 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी और उससे कुछ इलाके जो थे वहाँ पे जैसे हमारे नाला दही है उसमें भी थोड़ी सी सतह बुलंद हुई थी, लेकिन खतरनाक हद तक नहीं गया। उसमें जो है आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है सिलसिला पानी का चढ़ा था, लेकिन इतनी ज्यादा बारिश भी कैचमेंट एरियाज में नहीं थी। अच्छा। हमारे कैचमेंट एरियाज में आपने कल देखा होगा कि चनाब में पानी का एक रेता गुजरा है, हाई फ्लड सिचुएशन बन गई थी, 2 लाख से ज्यादा पानी। ठीक है। अच्छा मैं साहब, अगर मैं आपको कहूँ कि जरा स्पेसिफाई कर दें कि किन इलाकों में आज बारिश का ज्यादा इम्कान है, अगर स्पेसिफाई थोड़ा कर दें तो जरा लोगों के लिए आसानी होगी। पंजाब के जो इलाके हैं ना हमारे, आप कह सकते हैं कि ये बस्ती पंजाब या लाहौर, इन इलाकों में भी आसपास के इलाकों में हल्की बारिश है। अच्छा। इस्लामाबाद में भी दोबारा बारिश हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। कराची में भी आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम बारिश में, कहीं फोरकास्ट सुन रहा था। कराची में भी बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, चलो मैं सब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डीजी महकमा मौसमियात साहबजाद हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से बात करें। जी मौसम के हवाले से पेशगोई है कराची, लाहौर, कराची में होगी, एक्सपेक्टेड है बारिशें और बी सेफ। ये जो वैसे कराची में 2-3 दिन से मौसम खुशगवार चल रहा है, आपको मालूम है? हाँ, हमारी इतनी महंगाई के हवाले से खबरों के बावजूद मौसम कराची में खुशगवार चल रहा है, क्योंकि मैं मुसलसल जब जान रहा हूँ तो हवाएं शवाएं चल रही है, लेकिन आज हमें इतलात ये है कि यहाँ पे गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ अच्छी बारिश होनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में बात करेंगे अज़्म हिम्मत की मिसाल। जो पाकिस्तानी को पैमा है नाइला कयानी, उन्होंने जी तारीख रकम कर दी है और पाकिस्तान में मौजूद तमाम 5 चोटियाँ जो 8000 मीटर से बुलंद है उन्होंने सर कर ली हैं और वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है।
नायला ने जी ब्रॉड पीक चोटी को सर करके कारनामा सरअंजाम दिया है और ब्रॉड पीक दुनिया की 12वीं बुलंद चोटी है और इससे कबल पाकिस्तान में K2, नांगा पर्वत, गेशरब्रम 1, गेशरब्रम 2 सर की थी नायला ने। और नायला ने नेपाल में माउंट एवरेस्ट, लोटसे और अन्नपूर्णा को भी सर किया है और वह नांगा पर्वत, लोटसे, अन्नपूर्णा और गेशरब्रम सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून भी हैं। बिल्कुल, जबकि 14 में से 8,000 से बुलंद जो चोटियां हैं वो सर करने वाली भी पहली पाकिस्तानी खातून है। हमारे शो में भी आ चुकी हैं, बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को लेकर चल रही है। शी ऑल्सो एज अ फैमिली लाइफ, उसके साथ साथ इसको लेकर चलती है। एक बेहतरीन मिसाल है नायला, आप अगर देख रही हैं तो हमारी बहुत ज्यादा बेस्ट विशेष आपके लिए, और वी आर सो प्राउड ऑफ यू, नो डाउट इन दैट। और इसके साथ साथ एक और साहब हैं जो कि अक्सर अब अपने वालिद के बाद जब उनके हवाले से भी हमें खबरें आती हैं तो वी ऑल्सो फील दैट मच प्राउड एज वी यूज्ड टू फील जब उनके अब्बा माउंटेनिंग किया करते थे। अली सतपारा, हम बात करें साजिद सतपारा की, जिन्होंने बगैर मसनूई ऑक्सीजन, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इतना ऊपर जाने के लिए, अपने करियर में 8,000 मीटर से बुलंद 8वीं चोटी उन्होंने भी सर कर ली है। जी हाँ, साजिद सतपारा के हवाले से आपको ये बताएं तो उन्होंने मसनूई ऑक्सीजन के बगैर दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक को सर किया। इसके अलावा साजिद ने पाकिस्तान की तमाम जो 8,000ers हैं, जिन्हें हम कहते हैं 8,000 मीटर से ऊंची, उनको भी सर किया है और इसमें एवरेस्ट शामिल है, K2 है, नागा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, मिनास्लो है, G1 है, G2 है, इसको भी मसनूई ऑक्सीजन के बगैर सर किया है। तो साजिद, आपके लिए भी हमारी ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं और यू फील सो प्राउड। आप बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और उम्मीद है कि सिलसिला जारी रहेगा तमाम चोटियों के सर होने तक। बट बी केयरफुल, अपनी सेहत का ख्याल रखिए क्योंकि बैक टू बैक इस तरह से करना मैं परेशान हो रही थी। Needs a lot of courage and practice at the same time. चलिए जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फैशन और फन, जिसमें गर्मियों के जो नए नए डिजाइन है कपड़ों के, उस हवाले से निम्रा नासिर हमें कुछ बता रही हैं। देखते हैं सेगमेंट फैशन और फन। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों के मौसम में कपड़ों का मसला किससे नहीं होता और आपके इसी मसले का हल निकालने के लिए आज मैं आपको मिलवाऊंगी शहजाद बॉम्बे वाला से, जिनकी जनरेशन 1950 से यही काम कर रही है। तो कपड़े के बारे में इनसे ज़्यादा कौन जानता है? चलिए चल के मिलते हैं इनसे और निकालते हैं आपके मसलों का हल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी आई थी, आपके कपड़े देखे हैं माशाल्लाह से, 400 आर्टिकल्स लगाए हुए हैं आपने यहाँ पे, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अच्छा, जो हमारी खवातीन है ना, घरेलू खवातीन है, आजकल ना मौसम बहुत ऐसे है कि गर्मी बहुत है लेकिन बारिश भी साथ ही साथ है, तो समझ नहीं लग रही क्या पहने। गर्मियों में बहुत मसला है कपड़ों का। इसके लिए ये है सिंपल कि आप अगर सॉफ्टर फैब्रिक ले रहे हैं तो उसमें आप सेटल कलर के साथ आप कुछ चीज़ें लेकर चलें। जैसे ये हमारे कलर्स हैं, ये सेटल्स कलर्स हैं। इसके अंदर ये शिफॉन का दुपट्टा आ जाएगा जिसके साथ ये है कि आपको इजीली वेयरेबल है। अच्छा, तो कपड़ा ऐसा चूज करें कि गर्मी भी आपकी खत्म होगी। अब ये लॉन का कपड़ा है लेकिन इसका कलर ऐसे है कि बारिश होगी तो सी थ्रू नहीं होगा कपड़ा, है ना, सी थ्रू कपड़ा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। हम लोग को दुपट्टे तो कैरी करने ही पड़ते हैं और जो खवातीन है स्पेशली उनको सर पे दुपट्टे कैरी करने पड़ते हैं। तो इस गर्मी के अंदर सर पे दुपट्टा लेके या हिजाब लेके इतनी गर्मी लगती है, बहुत सफोकेशन होती है, तो उनके लिए दुपट्टा बहुत अच्छा है। अच्छा, इनके डिजाइन भी आप खुद करते हैं? जी बिल्कुल, इसके डिजाइन भी हम खुद करते हैं और इसके कलर कॉम्बिनेशन वो भी हम खुद डिसाइड करते हैं। अच्छा, मेरी एज ग्रुप की जो लड़कियां हैं ना, वो कपड़ों के कलर्स को लेके बहुत पर्टिकुलर होती हैं, तो आप कौन से कपड़े सजेस्ट करेंगे, कौन सा कलर सजेस्ट करेंगे मेरी एज ग्रुप की लड़कियों को? बेसिकली अगर आप सिर्फ शर्ट्स की तरफ जा रहे होते हैं तो जिस तरह ये इस टाइप के कलर्स हैं, ये डार्कर टोन में आ रहे हैं, एक ही इस तरह के कलर हैं जो कि आपकी एज ग्रुप के लिए बहुत ही परफेक्ट हैं, क्योंकि हमारे एक डिज़ाइन में एक ही कलर होता है। अगर आपको रिपीट मिलेगा तो बहुत मुश्किल से ही मिलेगा, तो इस वजह से लोग ये प्रेफर करते हैं जो हमने पहना हुआ हो वो डिज़ाइन किसी और ने नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी खासियत ही ब्लॉक प्रिंट की यही है कि इसके साथ आपको वही चीज़ मिलेगी जो किसी और ने नहीं। अच्छा, आपका काम बहुत अच्छा है और मैंने सुना कि आप 1950 से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसका आगाज़ कैसे हुआ है? ये बेसिकली मेरे फोर फादर्स ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। ये जो ट्रेंड आया बेसिकली इस मार्केट के अंदर वो इस तरह है कि पहले वी यूज टू डू प्रिंट बेडशीट, फिर बेडशीट के बाद फिर इसका टाइम चेंज हुआ, रिवाइवल आया इस काम के अंदर, फिर लोगों ने इसके सूट्स 2 पीस 3 पीस बनाना शुरू कर दिए। फॉर्मल कलेक्शन से मुझे याद है कि अक्टूबर के अंदर शादियां आ रही हैं और उसकी तैयारी हमें अभी से ही करनी है ताकि हम अक्टूबर तक अपने कपड़े बना सकें। तो चलें कि फॉर्मल कलेक्शन भी देखते हैं फिर। अच्छा, तो ये आपकी फॉर्मल कलेक्शन है। अब जैसे कि अक्टूबर के अंदर बहुत ठंडी होती है लेकिन मौसम थोड़ा प्लेजेंट ही होता है, तो उसके अंदर हमें कुछ लाइट चाहिए पहनने के लिए, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, वेडिंग कलेक्शन में हमारे पास ये सारी कलेक्शन जो है चुंदरीज इसको बेसिकली लिया जाता है और ये चुंदरी के साथ मुकेश के काम है। इसके अंदर ये जो फैब्रिक है ये सारा ग्रेप फैब्रिक है
जो कि बहुत ही लाइटर फैब्रिक होता है और वेयरेबल होता है। अब जिस तरह आप ये देख रही हैं हमारे पास 2 पीस सूट है, इसके साथ शर्ट होगी और दुपट्टा होगा। ये दुपट्टा है इसका? जी बिल्कुल। इसकी खासियत यही है कि इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा लाइट है। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही ट्रेडिशनल सा प्रिंट है, मैं बिल्कुल अपने बचपन से ये प्रिंट देखती आ रही हूँ और ये कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता है प्रिंट, बहुत प्यारा प्रिंट है। तो आजकल जो लोग हैं ना वो इको फ्रेंडली चीज़ें मांगते हैं कि ये कपड़ा हम इसके अलावा कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कपड़े तो हमने इसके अलावा आप नॉर्मली पार्टी वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने इवेंट्स, कोई स्पेशल इवेंट्स हैं। बिल्कुल, इवेंट से मुझे याद है कि जैसे कि कपड़े हैं बहुत ही कल्चरल कपड़े हैं, तो और कहीं नहीं, हमने शादी में पहन लिए एक दफ़ा, हमेशा हमारे कपड़े यही होते हैं, शादी में पहने कपड़े वेस्ट, लेकिन ये कपड़े हम लोग शादी के बाद किसी कल्चरल डे पे पहन सकते हैं, क्योंकि ये कपड़े बहुत अच्छे जाएंगे कल्चरल डे के हिसाब से, तो हम इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा दुपट्टे के बगैर हम इसको नॉर्मली भी पहन सकते हैं, ईद के ऊपर कैरी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं एक आर्टिकल देख रही हूँ, इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट प्रिंट्स हैं, तो इसको बनने में कितना टाइम लगता है? इसको ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाता है एक आर्टिकल को बनने में, बिकॉज इसके फैब्रिक की जब प्रिंट होने के बाद इसको स्टीमिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, फिर उसके बाद इसकी एम्बेलिशमेंट होती है। इसके अंदर कम से कम 6 to 8 पीपल्स काम कर रहे होते हैं। ये जिस तरह फैब्रिक देख रही हैं, ये सिर्फ सिल्क के प्रिंटिंग के साथ है, इसके अंदर कोई एम्बेलिशमेंट वगैरह नहीं हुई। तो समटाइम प्रेफर जो लॉन नहीं प्रेफर करते, वो कहते हैं कि हमें कुछ प्योर सिल्क का फैब्रिक होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इस तरह के प्रिंट्स बनाते हैं, जिसके साथ हम, जो कि ये एक नॉर्मल पार्टी के अंदर भी आप उसको वेयर कर सकते हैं। गर्मियों के अंदर लॉन पहन के अगर आप लोग भी थक गए हैं तो सिल्क के कपड़े बिल्कुल सही रहने वाले हैं आप लोगों के लिए भी, किसी प्योर सिल्क है, इसमें गर्मी नहीं लगेगी, सी थ्रू का इशू नहीं होने वाला हमें, तो ये कपड़े बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा किसी की कोई शादी हो जाए, थोड़ा छोटा सा कोई फंक्शन हो जाए, किसी की इंगेजमेंट वगैरह, तो उसके लिए भी सिल्क का कपड़ा इज़ दी बेस्ट। इनसे बात करके मुझे तो अपने मसलों का हल मिल गया है, एंड आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि इस सीज़न आपने कौन सा फैब्रिक और कौन सा कलर चूज़ करना है। आपसे मुलाकात है इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में। अब आगे आपकी मुलाकात एक एक्सप्रेसो हीरो से करवाते हैं। मालदीव्स में पाकिस्तानी परचम लहराने वाले, न सिर्फ लहराने वाले बल्कि बुलंदियों पर पहुंचाने वाले बॉडी बिल्डिंग चैंपियन शहजाद कुरैशी से आपकी मुलाकात हमने करानी है, जिन्होंने साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इस इवेंट में उन्होंने भारतीय तनसाजों को शिकस्त दी। मजीद शहजाद कुरैशी से हवाले से हम बात करेंगे कि कौन कौन से एजाजात उन्होंने जीते हैं और यहाँ तक वो कैसे पहुंचे। इस वक्त शहजाद बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, द गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। शहजाद खुश आमदीद, कैसे हैं आप? और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद गोल्ड मेडल जीतने पे, कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आपको मतलब जाहिर सी बात है जीत का मजा अलग ही होता है, और फिर जब हरीफ बराबर में खड़े हों और भारत हो तो फिर जाहिर सी बात है वो फिर एक अलग ही जीत का मजा होता है। अरे वाह, डबल हो जाती है। शहजाद, सबसे पहले हमारे सारे पाकिस्तान को जो आप देख रहे हैं उनको बताइए आपका ताल्लुक कहां से और आपने ये सफर बतौर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर शुरू कहां से किया? मैंने मतलब मेरा ताल्लुक कराची से अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट करी है, और फिर आपको पता डिस्ट्रिक्ट लेवल कराची लेवल पे गया, फिर सिंध लेवल पे, फिर नेशनल, मैंने नेशनल 3-4 दफ़ा नेशनल गोल्ड हुआ हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल में आया हूँ। अच्छा, मतलब ये सफर मतलब ऐसे ही चल रहा है, मतलब आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने काफी इज्जत दे रखी है। और पाकिस्तान के मतलब मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं पाकिस्तान के लिए जाता हूँ और पाकिस्तान का फ्लैग अल्हम्दुलिल्लाह और कौमी तराना भी पाकिस्तान का चलता है, तो वो एक अलग ही मतलब खुशी होती है बहुत। सो प्राउड ऑफ यू। हमें मालूम है कि कितनी खुशी होती है और हमें ये भी मालूम है कि इतनी मेहनत के बाद जब उसका फल मिलता है तो उसका क्या लुत्फ होता है। यकीनी तौर पे आपने बेहतरीन काम किया है। ये जो मुकाबला आपने जीता है ये किस कैटेगरी में आपने जीता है? वेट कैटेगरी क्या थी और बैनुल-अक़वामी सतह पे कौन कौन सी टीम्स थी इसके अंदर? इसके अंदर 8 ममालिक थे, साउथ एशियन चैंपियनशिप थी, इसमें 8 ममालिक आते हैं। अच्छा। और ये जो मेरी वेट कैटेगरी थी 80 kg के अंदर मैं खेला था, 80 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर। ओके। और इसके अंदर तकरीबन प्लेयर थे, 5 प्लेयर थे इसके अंदर। अच्छा। और 3 इंडियन थे, एक अफगानिस्तान के थे और एक में पाकिस्तान का था। तो ये वेट कैटेगरी इस तरीके से बनती है। इसके अंदर प्लेयर्स होते हैं ज्यादा, फिर मतलब ये कि इसमें टॉप 5 जो होते हैं ना वो स्टेज के ऊपर आते हैं। सही। अच्छा शहजाद, आपने इंडियन प्लेयर्स को शिकस्त दी है और इंडियन प्लेयर्स को, जिससे आपने खुद भी कहा कि डबल हो जाता है जीत का मजा,
तो मुकाबला कैसा था? सख्त था? उनकी स्ट्रेंथ वाइज, उनकी टेक्निक वाइज क्या आपको चैलेंजेस रहे उनको हराने में? मुकाबला तो देखिए बहुत टफ होता है, क्योंकि देखिए हर बंदा जीतने के लिए आता है, हर बंदा मुकाबले की तैयारी से आता है, क्योंकि उसे पता है क्या मुझे जीत के जाना है। तो देखिए मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी यहाँ पे तैयारी मुकम्मल की थी। जो हमारे कोचिज थे, जो हमारे जो फेडरेशन के सदर साहब थे, उन्होंने भी हमसे मतलब यही कहा था कि नहीं इस दफा आपने गोल्ड जीतना है, लाजमी जीतना है। तो देखिए फिर एक मोराल फिर काफी ऊपर हो जाता है, क्योंकि पीछे से बैक सपोर्ट भी हो। फिर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बहुत अच्छी की थी, और फिर जब स्टेज पे गया था तो मैं मतलब एक अलग ही फीलिंग थी उसके ऊपर जाने के बाद। फिर एक जब आपके अंदर फीलिंग आ जाती है ना कि बराबर में इंडिया हो, फिर उसके बाद फिर आप में वैसे ही जोश ज्यादा हो जाता है। तो ये कि स्टेज के ऊपर परफॉर्म अच्छा किया, अल्लाह पाक ने इज्जत दी, क्योंकि परफॉर्मेंस होती है मेन चीज। बॉडी तो बन जाती है, आपने परफॉर्म करनी है। और उस लम्हे की भी बात होती है कि उस लम्हे आपका जिस्म, आपकी बॉडी आपको वैसे रिस्पॉन्ड करती है कि नहीं जैसे आप चाह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें सारा दारोमदार हमारा डाइट के ऊपर होता है। ठीक है। मुकाबले से बहुत वक्त पहले आप सुना है कुछ नहीं खाते, अपने आप को भूखा रखते हैं ताकि ज्यादा जो कट्स है वो वाज़ेह हो, ऐसा होता है? नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए डाइट तो हमारी चली होती है, हमें वाटर ड्रॉप करना पड़ता है, पानी बंद करना पड़ता है, हमें पानी की जो मिकदार होती है ना उसको स्लो कम करना पड़ता है। बाकी चीजें तो हम लोग डाइट जो होती है ना वो हमारी चल रही होती है। सिर्फ वाटर की हमारी जो होती है ना वो हमें कम करना पड़ता है। क्योंकि अपनी डाइट बताएं, डाइट क्या होती है? मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं किस तरह की डाइट खाते हैं, मतलब बॉडी बनाने के लिए हेल्दी होती है या पाए निहारिया इस तरह की चीजें खाते हैं? क्या खाते हैं आप लोग? देखिए हमारी जो होती है ना डाइट अलग अलग किस्म की होती है डाइट। अब देखिए जैसे कॉन्टेस्ट है हमारा, जैसे अब हमारे कॉन्टेस्ट में 2 दिन रह गए, तो उसकी हमारी जो डाइट होगी ना वो बिल्कुल एक डिफरेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर हमें कार्ब्स लोड करने पड़ते हैं बॉडी के अंदर, हमें थोड़ा मीठा भी लेना पड़ता है। क्योंकि वो एक अलग चीज होती है। और जो हम तैयारी शुरू करते हैं उसकी हमारी डाइट अलग होती है, उसमें हमें प्रोटीन्स, उसके अंदर हमें कार्ब्स बर्न करने पड़ते हैं, उसमें हमें मतलब एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना पड़ता है, ताकि उसमें बॉडी को ना मसल्स हमारे अच्छे नजर आए। ठीक है शहजाद, जो यंग बॉडी बिल्डर्स हैं जो अभी मे बी कोई शौक के लिए लड़का कर रहा हो, आप उसको कोई मशवरा देना चाहें, उसका अगर बॉडी कट अच्छा है, स्टेमिना ठीक है और बेहतर उसकी शेप अप अच्छा हो रहा है, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? वो प्रोफेशनली कैसे कम्पीट कर सकता है? कोई मशवरा दे दो आप। देखिए उसको तो मैं पहले मशवरा दूंगा, अगर उसने कम्पीट करना है, उसने अगर आगे खेलना है, कॉन्टेस्ट खेलना है, उसने उसका अगर फ्यूचर प्लानिंग है उसकी, तो वो फिर इसके मुताबिक चले, क्योंकि आजकल डाइट जो ना बहुत कॉस्टली है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उसको मैनेज करें, वो डाइट पे आए आप और अपना 100% दे के आप कॉन्टेस्ट खेलें। क्योंकि अगर मैं तो यंगस्टर को यही मतलब मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप अफोर्ड नहीं कर सकते ना, आप बॉडी बिल्डिंग की फिटनेस करें अपनी। अच्छा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसके अंदर आए और आगे खेलें, आगे आप कॉन्टेस्ट खेलें। ठीक है। इन द एंड शहजाद, जो बॉडी बिल्डिंग जब आप लोग कर रहे होते हैं तो ये इमरान फरमाइश करते होते हैं, लेकिन आज मैं फरमाइश पहले फुल स्क्रीन कट तो करें ना, फुल स्क्रीन कट करें जी। शहजाद साहब, जो जीत के बाद अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है वो किस तरह का होता है एक बॉडी बिल्डर का? हम चाहेंगे जरूर वो जो आप मसल जरा बनाते हैं, जरा बना के दिखाएं हमें, हम देखना चाहेंगे थोड़ा। सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आप पूरे कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस हैं, और अल्लाह करे आप जैसे और कई प्लेयर्स हमारे सामने आए और हम इसी तरह आपको सेलिब्रेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शहजाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, बॉडी बिल्डिंग चैंपियन, उनसे हमने आपकी मुलाकात कराई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और अब देखो सेगमेंट हमारा सफर है शर्त, और इसमें जी प्लीज क्या बात हो रही है? इसमें जनाब चित्राल के हवाले से, अपर चित्राल का कोई तस्करा है, आज आपको दिखाते हैं कि क्या बात हो रही है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। सफ़र है शर्त में इस दफ़ा जो हम बात करने जा रहे हैं वो मस्तूज पे बात करने जा रहे हैं। मस्तूज जो है वो एक इंतहाई अहम शहर है, एक इंतहाई अहम कस्बा तारीख़ी हवाले से है, और यहाँ से एक्चुअली अगर आप देखें तो एक तरफ ब्रोगल की तरफ रास्ता निकलता है। ब्रोगल वही है जिसको मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब ने उस पर किताब भी लिखी हुई है, और ताड़ साहब ने ब्रोगल तक का सफ़र किया हुआ है। अमेजिंग वाखान कॉरिडोर जो है उससे आगे आता है, और इस साइड पे चित्राल की तरफ रास्ता निकलता है और इधर लासपुर। और ये जो क्योंकि बीच में है तो यारकून और जो लासपुर है
उसका इसको दिमाग भी कहा जाता है। और अपर जो चित्राल है, अपर चित्राल में इसको मस्तूज को इसका दिल भी कहा जाता है। सो मस्तूज जो है वो बहुत सारे हवालों से अहम है, लेकिन सबसे जो अहम हवाला इस वक्त मैं आपको देने लगा हूँ वो ये है कि मैंने बहुत सारे फोर्ट्स देखे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। और आपको पता है कि जो पहाड़ों में फोर्ट्स होते हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में फोर्ट्स होते हैं, तो वहाँ इतनी ज़्यादा आबादी नहीं हुआ करती थी, तो वो ट्राइबल सा कल्चर, तो उसी तरीके से उनके फोर्ट्स भी कोई किला द्रावड़ जैसे नहीं होते या शाही किले जैसे नहीं होते, बट छोटे फोर्ट होते हैं जिस तरह हवेली नुमा। मैं बिल्कुल हैरान हो गया जब मैं मस्तूज में आया, और मस्तूज में मैं इस फोर्ट के जैसे ही अंदर एंटर हुआ, और मतलब इतनी ऊंची दीवारें और इतना आलीशान किस्म का फोर्ट। अब यकीनन इस फोर्ट में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं। तब्दीलियाँ से मुराद एक दीवारें तो बिल्कुल वही हैं, वो सारा स्ट्रक्चर इस तरह मौजूद है, लेकिन इस फोर्ट के अंदर जो आबादी रहा करती होगी या जहाँ पे जो अंदर कमरे थे, और वो सारा जो है वो वक्त की नज़र हो चुका है। अदरवाइज़ ये जो दीवारें हैं ये अभी तक इस तरह इंटैक्ट हैं, और कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि ये गिरी हुई हैं। और इस हवाले से कोई आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, जो गिलगित बल्तिस्तान का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है या पाकिस्तान का ओवरऑल, तो मेरा ख्याल है कि उनको इस तरफ बहुत देखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह ये है कि अभी भी ये निशानात जो हैं इसके फोर्ट के वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के हैं, जो हमें मुकम्मल तौर पे बताते हैं कि क्या आलीशान किस्म का फोर्ट था और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का किला था। ये जो किला है, इसमें जब भी आप मस्तूज आएँ तो इस किले को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जब भी आप आते, एक तो बहुत ही अच्छे गार्डन हैं, बहुत ही अच्छे बाग हैं, और उन बागों से होते हुए जब आप इस गार्डन के इस किले में आते हैं तो ये जो किला है ये आपको मस्तूज की सारी तारीख़ जो है वो बता देता है। और मस्तूज की तारीख़ बेसिकली है क्या? विद कैली टू चित्राल एक मशहूर किताब है जो 1896 में शाया हुई। ये किताब सर विलियम जॉर्ज लॉरेंस ने लिखी। वो इस वक्त कर्नल जेम्स कैली के स्टाफ ऑफिसर थे। बर्फों से रास्ता निकालते और शंदूर को बहुत मुश्किल से अबूर करते ये लोग मस्तूज पहुंचते हैं। इस किताब में मस्तूज कला का बहुत तफसील से जिक्र मिलता है। विद कैली टू चित्राल का उर्दू तर्जुमा गिलगित से चित्राल तक नूर शमसुद्दीन साहब ने किया है। ये जो सफ़र शर्त के एपिसोड है, इसमें मेरे लिए बोलना भी ज़रा मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वो पीस ऑफ माइंड, वो सुकून आवर कैफियत है इस वक्त मेरे सराउंडिंग में। एक ऐसी जगह बैठा हूँ, आप देख रहे हैं किस तरह लाइट है और किस तरह खूबसूरत है। ये जो जगह है ये मस्तूज में है, और मस्तूज मैंने आपको बताया था कि मस्तूज जो है वो दिल है अपर चित्राल का, और यारकून और जो हैं लसपुर वाले वो इसको अपना दिमाग कहते हैं। सो मस्तूज इज़ सो ब्यूटीफुल। मस्तूज फोर्ट जो है वो कमाल है। आप एटलीस्ट वहाँ पर जब देखते हैं कि इसकी तारीख़ जो है, मस्तूज की तारीख़ कितनी रिच है हिस्ट्री के हवाले से, आर्कियोलॉजी के हवाले से। मस्तूज एक अहम तरीन शहर रहा है और आज भी एक अहम शहर है। मस्तूज जो है यहाँ पे टूरिज़म, और बल्कि इस पूरी वैली में टूरिज़म के ना होने की वजह या बहुत ज़्यादा ना होने की वजह सड़क है ऑफ कोर्स, इसके अलावा कोई और अदरवाइज़ आप देखिए कि कितना खूबसूरत है ये। जितनी हमने किस्तें दिखाई हैं आपको, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अनमैचेबल ब्यूटी, इतना खूबसूरत है। और ये हो नहीं सकता कि यहाँ पे तो टूरिस्ट की भरमार होनी चाहिए थी। बट अगेन एक सड़क एक वजह है, और ऑफ कोर्स कई दफ़ा ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं भी होती। मस्तूज में आप जब भी आएँ तो आपको गेस्ट हाउसेस भी अवेलेबल हैं, होटल्स भी अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है आपकी स्टे का। आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से यानी यहाँ पे घूम फिर सकते हैं, मस्तूज में स्टे कर सकते हैं। ऊपर लसपुर में भी एक गेस्ट हाउस है, इसके अलावा यहाँ पे तो काफ़ी सारे हैं। सो यहाँ पे सहूलियात ज़िंदगी भी तकरीबन सारी अवेलेबल हैं। बादशाहों ने क्या ज़िंदगी गुजारी होगी जो मैं गुजार रहा हूँ, यकीन जानिए। यहाँ पे जो मस्तूज में तो कम से कम मैं अपने आप को बादशाह ही तस्वर कर रहा हूँ। क्या खूबसूरत नेचर, और हर तरफ एक सुकून है, हवा चल रही है, गुलाबों की जो खुशबू है वो इस कदर फैली हुई है यहाँ पे। और एक वो जो दरख्त है जो खुशबू देता है, मुझे हमेशा उसका नाम भूल जाता है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में पाया जाता है, उसकी जो खुशबू है हर तरफ फैली हुई है। खूबसूरत हट्स हैं और कमाल है। फूलों से इन लोगों को वैसे ही बहुत मोहब्बत है, तो हर जगह पे फूल आपको ज़रूर नज़र आएंगे।
मैं जब यहाँ अंदर एंटर हुआ हिंदू कुश गेस्ट हाउस के अंदर, तो ये जो दरख्त है ये 1 2 3 4 5 6 कोई 7 दरख्तों का, 7 बड़े तनों का कोई मजमुआ है। और आप देखिए कि यहाँ पे ये इन तनों के साथ आप इन पे चलते हुए इस दरख्त के अंदर जा सकते हैं। और रात के टाइम गालिबन यहाँ पे बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की लाइट पड़ी हुई है, ये रात को ये रोशन होती होंगी। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता ये दरख्त जो है ये कितना बड़ा है और इसके सारे तने सबके कितने बड़े हैं। और ये कोई 8, यानी जिस तरह नॉर्मल हमारे को बहुत बड़े दरख्त होते हैं, तो 8 दरख्तों का एक मजमुआ है जिसके अंदर खाली जगह है। सो अमेजिंग, मैं कम से कम इस तरह का दरख्त नहीं देखा था। और ये जसामत में बहुत बड़ा है। तो इसके नीचे जो है वो गेस्ट हाउसेस के हट्स हैं, तो वो भी बड़े कमाल हैं। सो इस दरख्त को दिखाने के बाद मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी इसको मस्तूज को देखा भी है, मस्तूज की खूबसूरतियों को देखा है। हमारा सफ़र जो है वो आगे जारी है। मोटरसाइकिल पे एक कमाल थ्रिलिंग जो है ना, वो बड़ा मज़ा आता है कि जब आप की थकावट जो है वो दूर होती है। किसी भी जगह पे जब आप रुकते हैं और अचानक किसी ऐसी जगह पे आ जाते हैं, तो आपको लगता है कि वो जितना थकावट थी, वो जितनी मुशक्क़त थी, उसके वसूल हो गया सब कुछ, और सारी थकावट जो है वो दूर हो जाती है। मेरा जो मोटरसाइकिल का सफ़र है वो जारी है। देखते रहिए सफ़र है शर्त। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बाप की मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिनसे बात करके हमेशा बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो आलमी सतह पर उनकी खदमात का इतराफ़ किया जा रहा है। हम बात करें डॉक्टर अमजद साकिब की, जिनको गुर्बत के खात्मे और समाजी तरक्की में बेमिसाल और बेलौस खदमात के इतराफ़ में ग्लोबल मैन ऑफ द डेकेड का अवार्ड दिया गया है। और इस मौके पर डॉक्टर साहब का कहना था कि ये अवार्ड बहुत से रहनुमाओं, मर्द और ख़वातीन की मौजूदगी में उनको मिल रहा है, जो दुनिया को तब्दील कर रहे हैं। और इससे पहले डॉक्टर अमजद साकिब को एशिया का जो नोबेल प्राइज़ है रॉमन मैग्सेसे अवार्ड, वो भी हासिल कर चुके हैं। गुज़िश्ता बरस उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामजद किया गया था। Brilliant personality, and we always feel great to have you, Dr. Saab. Proud at the same time. Proud at the same time. Thank you very much for your time. कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है और आपके लिए बहुत मेहरबान दुआएं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब आपको ग्लोबल मैन ऑफ द डेकेड करार दिया गया, यकीनी तौर पे बहुत सी शख्सियात हैं जो बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही हैं, आप अपना हिस्सा मिला रहे हैं, लेकिन आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपकी ब्रिलियंस शायद बाकी सबसे ज़्यादा है कि आपको ये अवार्ड मिला है। आप क्या कहेंगे? जी नहीं, मेरी ब्रिलियंस कोई ज़्यादा नहीं है, मेरी ह्यूमिलिटी शायद बेहतर हो, क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी है ये सब अल्लाह ताला की रहमत है, उसकी इनाम है, उसकी अता है। इंसान का काम है मेहनत करना, और मेहनत की तौफीक भी अल्लाह ताला ही देता है। तो बुनियादी बात ये है कि हमें ये सोचना है कि हमारे वजूद का मकसद क्या है। अगर हम खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात नवाजती है, अगर हम अपने लिए सोचते हैं तो बस फिर हम अपनी हद तक महदूद रह जाते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से दुनिया अब आपकी जो खिदमात हैं ज़ाहिर है उसका इतराफ़ कर रही है, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी हम आपसे बात करते हैं आपकी खिदमात को लेके। अब मज़ीद क्या अब आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, हम ज़रूर चाहेंगे आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। जिन अचीवमेंट्स का हम जिक्र करें वो तो एक साइड पे हैं ही, लेकिन ज़ाहिर है फ्यूचर में कुछ नई चीज़ें भी आपने सोची होंगी। फ्यूचर में सबसे पहले तो यह है कि हमें पाकिस्तान, अपनी वतन, अपनी मट्टी को बेहतर करना है। हमें मुआशी तौर पर और बेहतरी की तरफ जाना है। नौजवान हजारों लाखों की तादाद में बेपनाह सलाहियतों के हामिल हैं, उनको हमने कैसे आगे लेके जाना। तो इस हवाले से हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में बहुत बड़ा काम करने का इरादा किया है। हम समझते हैं कि वो बच्चे जो अंडर ग्रेड कर चुके हैं, लेकिन उनके पास अभी भी इतनी स्किल्स नहीं है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी खदमात पेश कर सकें, उनको हम तरबियती प्रोग्राम से गुजार रहे हैं। 25,000 बच्चों को हमने तरबियत देनी है, और ये 25,000 बच्चे अगर तरबियत लेके उसके ऊपर अमल करने में कामयाब हो गए तो $1 बिलियन का ज़रिए मुबादला कमाएंगे। तो हमारा फोकस, बुनियादी फोकस तो यही है कि गुर्बत का खात्मा और एक अच्छे मुआशरे की तामीर। उसके लिए हम कर्जे भी देते हैं, उसके लिए हम तालीम भी देते हैं, लेकिन एक ये निश हमने और ढूंढी है कि हम हुनर IT का और बच्चों को अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, और फिर वो पाकिस्तान का नाम बुलंद करें। हम सिर्फ स्किल्स नहीं देंगे बल्कि एथिक्स, मोरालिटी और आला इंसानी इक़्तिदार से भी उनको आशना करें,
ताकि वो हमारा मुस्तकबिल भी बने और हमारी इज्जत और तौकीर में इजाफे का बायस भी बने। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक जानिब पाकिस्तान में कुछ पाकिस्तानी, मैं कहूँगा हम जैसे, मायूसी की बातें करते हैं, पाकिस्तान से जाने की बात करते हैं और सिस्टम से तंग हैं, सिस्टम से परेशान है। एक तरफ आप जैसे पाकिस्तानी ग्लोबली बेहतरीन इंसान, बेहतरीन खिदमत गुजार होने का अवार्ड हासिल करते हैं, ये किसी एजाज़ से कम नहीं है। आप जैसे लोग उम्मीद हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे जो इस वक्त एक मायूसी की सी फिजा है हमारे मुल्क में? मायूस होना तो कुफ्र है। जो शख्स मायूस होता है वो खुदा के वजूद से इनकार करता है। अल्लाह ताला ने कितनी दफा कहा कि मायूस तो सिर्फ वही लोग करेंगे जो कुफ्र करते हैं, यानी खुदा के वजूद पे यकीन नहीं रखते। मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात ही तो आपकी पहचान है। कोई ऐसा शख्स है जो बगैर मुश्किल के किसी बुलंद मंजिल पे पहुंचा हो। जो पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं उन्हें मुबारक हो, वो जहाँ जी चाहे जाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि असल मैदान जंग पाकिस्तान है। ये हमारी माँ है, ये हमारी मट्टी है और हमें यहीं पर एक नई दुनिया तामीर करनी है। और ये मुश्किल काम नहीं है। हमने चंद हजार रुपयों से शुरू किया और 200 अरब पे हमारा कर्ज हसन प्रोग्राम चला गया और 99.9% की शरह वापसी है। तो हमने अगर 10-20 लाख बच्चों को IT की तालीम दे दी तो यकीन करें कि पाकिस्तान बदल जाएगा। हमें कश्तियों में किसी गहरे समंदर में डूबने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मसला सिर्फ इतना है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल इम्पार्टिंग, एजुकेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, गुड गवर्नेंस, ये सारी चीजें हर शख्स, हर अदारा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, आप में अपने अपने फर्ज अदा करें तो किसी माँ के बच्चे को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बाहर जाता है वो भी हमारा ही है। अगर वो बाहर जाके उसे कामयाबी मिलती है तो वो भी हमारी कामयाबी है। वो भी हमारी जो जिसे कहते हैं ना कि सर का ताज है, वो वहां से बाहर से ज़र मुबादला भी भेजते हैं। तो इसको अच्छी निगाह से नहीं देखना चाहिए। जहां भी शख्स की सलाहियत बेहतर होती है उसको वही आजमाना चाहिए। बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज पाकिस्तान। ट्रू। डॉक्टर साहब, वी आर सो प्राउड ऑफ यू और हमारा सलाम है आपकी सर्विसेज को। अल्लाह आपको सेहत दे और ऐसे ही रखे। आपकी सोच हमारे लिए मशरे राह है। अल्लाह आपके लिए कामयाबियों में मजीद आसानियाँ फरमाए और आप ऐसे ही दिए जलाते चले जाएं। यकीनी तौर पर ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इसका बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले लोगों में आप शामिल हैं। वंस अगेन लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। चेयरमैन अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्हें मैन ऑफ द डेकेड का अवार्ड दिया गया। इनकी खिदमात के एतराफ़ में हमने बात की। प्रोग्राम का वक्त जी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।